सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हम लोकतंत्र के परिणाम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आज इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे बहुत कम समय में। वैसे तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं बेटा, पर फिर भी एक बार दोबारा से शासन के सभी रूपों पर हम ध्यान देते। राजतंत्र, मोनार्की, इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है उसका बेटा ही अगला राजा बनता है। लोकतंत्र में वो राजा बनता है जो हम उसको चुन के भेजते हैं अपनी मर्जी से। तानाशाही, डिक्टेटरशिप, इसमें क्या होता है जो कोई भी व्यक्ति एक बार राजगद्दी पर बैठ जाता है किसी भी तरीके से, हो सकता है वहाँ पे पहले लोकतंत्र ही हो, वहाँ पे एक बार वो जब गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके बाद वो सारे सिस्टम को इस तरह बना देता है अपने अकॉर्डिंग कि वो गद्दी से कभी भी नहीं हटाया जाता है। तो इन तीनों ही उस शासनों में से सबसे जो प्यारा शासन है, अच्छा शासन है, वो लोकतंत्र ही है, डेमोक्रेसी ही है। अब डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को इतना पसंद किया जाता है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बच्चों आपकी बुक में ही बहुत अच्छे ढंग से दिए गए हैं, तो यहीं से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। पहला है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो आम जनता होती है उसके बीच, या फिर कहे कि अपने देश के नागरिकों के बीच जो लोकतंत्र सरकार होती है वो भेदभाव नहीं करती है। इस सरकार में हमेशा समानता को बढ़ावा मिलता है। सभी व्यक्तियों को जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो समान रूप से दिए जाते हैं। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसमें व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ावा मिलता है। जब भी कोई लोकतंत्र सरकार, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फैसला लेती है, डिसीजन लेती है, तो वो हमेशा ध्यान रखती है कि इससे किसी भी समाज के किसी भी तबके को या भेदभाव ना हो उस फैसले में। तो यहाँ पे सभी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है इससे फैसलों में बेहतरी आती है। जो भी इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, देखो एक तो जो राजतंत्र हुआ या तानाशाही हुई, वहाँ पे एक ही व्यक्ति बैठ के फैसला लेता है, और जबकि लोकतंत्र में बहुत सारे व्यक्ति बैठ के फैसला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो भी लोग होते हैं जो हम चुनकर भेजते हैं, और जिसकी सरकार बनती है वो भी होते हैं, और जो सरकार नहीं बना पाते पर वो जीत के तो जाते हैं ना, वो भी वहीं पर होते हैं। तो जब कोई एक व्यक्ति फैसला ले, उसकी तुलना में हमेशा जब कई व्यक्ति मिलकर फैसला लेते हैं वो अच्छा होता है, सही होता है। और इसमें ये बेटा ये भी होता है, अगर कई आदमी मिलकर भी गलत फैसला ले लेते हैं और उनको भविष्य में फिर रियलाइज़ होता है कि हमें ये फ़ैसला सही नहीं है, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन से आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट ने जो भी फ़ैसला लिया था, वो जब आंदोलन हुआ किसानों के द्वारा बड़े स्तर पर किया गया, तो सरकार ने को लगा कि ये फ़ैसला गलत था और उसने वो वापस ले लिया। चौथा है टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। टकराव को टालने संभालने के तरीका देता है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब एक संस्था दूसरे से भिड़ जाती है, उनका टकराव हो जाता है आपस में, तो वहाँ पे हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है। हमारे संविधान में हर एक संस्था के अधिकार दिए गए हैं। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके भी अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर उनका भी किसी मुद्दे पर टकराव होता है तो किसके क्या राइट है, तो उस मसले में या उस मुद्दे पर किसकी कहाँ पे क्या चलेगी, वो सब हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ हमारे संविधान ही नहीं, जो भी डेमोक्रेसी देश होता है उसके संविधान भी होता है, और उसमें हर एक जो सिचुएशन होती है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। इसमें ये
मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि अगर कोई गलती हो भी जाती है गवर्नमेंट से, सरकार से, तो वो उसको सुधार सकती है नेक्स्ट टाइम। जैसे ये किसानों से संबंधित बिल था जो, उसमें जैसे उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया। या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र में जनता जिस राजा को चुनकर भेजती है, उनको लगता है कि ये राजा सही से काम नहीं कर रहा है, तो अगले चुनाव में वो उसको वोट नहीं देते हैं और दूसरे राजा चुन लेते हैं। लोकतंत्र के परिणाम में देखो, एक है उत्तरदायी। जो गवर्नमेंट होती है वो जो भी काम कर रही होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं कि देश में कुछ भी चलता रहे उसकी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, वो गवर्नमेंट की ही उत्तरदायी होती है। रिस्पॉन्सिबल इसके लिए गवर्नमेंट ही होती है। जैसे वर्तमान में भारत में बीजेपी की सरकार है, तो अगर कोई भी फैसला लिया जाता है वो सही या गलत साबित होता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? बीजेपी सरकार। दूसरा जवाबदेही, अगर उससे रिलेटेड कुछ गलत हो जाता है तो विपक्ष किससे क्वेश्चन करेगा? जनता किससे प्रश्न करेगी? जो उस समय पर गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो ही उसका के लिए जवाबदेह होती है। जो हमारे विपक्ष है वो क्या है कि उसके लिए सरकार से क्वेश्चन भी पूछता है जिसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। तीसरा है वैध शासन। इसमें क्या है कि ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी होता रहे, ये हर एक ढंग से होता है। सारे काम लोकतंत्र में ढंग से होते हैं, एक प्रोसेस से होते हैं। तो यहाँ पे हर एक कार्य स्टेप बाय स्टेप होता है। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा, इसमें क्या है बेटा? या फिर कहे कि आर्थिक विकास में जो लोकतंत्र देश है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ये एक तरह से लोकतंत्र की कमी हो जाती है यहाँ पे कि वो तानाशाही और राजतंत्र से पिछड़ा है। इसमें राजतंत्र और तानाशाही में ज़्यादा जल्दी विकास होता है लोकतंत्र की तुलना में। और लोकतंत्र में जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा है। ये इसका कारण क्या है कि जो भी निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, वो तानाशाही और राजतंत्र में एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं। तो हमेशा जो उसका राष्ट्रीय हित होता है उसके लिए ही फैसले लेता है, और जो फैसले लिए जाते हैं वो भी जल्दी लिए जाते हैं। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, वहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं उसकी एक पूरी प्रोसेस है। और जैसे कि पहले राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे तो उसमें टाइम लगता है, जिसके कारण फैसले लेने में देरी होती है। और वहाँ पे फैसले भी ऐसे लिए जाते हैं कि सब पूर्ण जनता का उसमें हित हो, किसी का भी मतलब नुकसान ना हो रहा हो। ये सारी बातें लोकतंत्र में ध्यान रखी जाती हैं। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतंत्र में क्या होता है बेटा कि हमेशा समाज के सभी समुदायों का साथ लेके चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो बहुमत में है उन्हीं का ध्यान रखा जाए, उन्हीं के हितों को हमेशा ऊपर रखा जाए, नहीं। लोकतंत्र में अल्पमत व बहुमत सभी समुदायों का ध्यान रखा जाता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। जैसे श्रीलंका में था। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में जो भी देश की संरचना थी वो सिर्फ सिंहली भाषा के अकॉर्डिंग बना दी गई थी, और तमिल भाषी लोगों की भावनाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया था। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी समुदाय, चाहे अल्पमत में हो चाहे बहुमत में हो, सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। लास्ट जो वो है हमारा, नागरिकों को गरिमा और आज़ादी। देखो, महिलाओं की समानता, इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। क्योंकि क्या था कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की महिलाओं ने बहुत कुछ सहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में शुरुआत से ही महिलाओं ने पुरुषों के बराबर हिस्सा लिया और कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई है। तो जो महिलाओं की स्थिति वो अच्छी नहीं थी, उसको महिलाओं को भी समान दर्जा देने के लिए उनको काफ़ी
काफ़ी कई सुविधाएं दी गई है, पर मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की अभी भी समाज में समान स्थिति नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र सरकार में और भी काम करने की अभी ज़रूरत है। दूसरा, जातिगत आरक्षण, जातिगत रिजर्वेशन। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में जाति के आधार पर भी काफ़ी भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण समाज का एक बड़ा समुदाय समाज के अन्य समुदायों से पीछे रह गया। तो उस समुदाय को समान लाने के लिए जातिगत आरक्षण दिया गया है, कास्ट रिजर्वेशन दिया गया है। ये एक लोकतंत्र सरकार का प्रयास है ताकि समाज का हर एक वर्ग समान हो सके। इसके साथ ही बेटा हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बच्चों को भी शेयर कर दिया करो।